न्यू हेडिंग का नाम है AS17। AS17 डील करता है, इसकी हेडिंग लिखो सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो ये आपके लिए एक नया AS है। नया मतलब इसकी बातें कुछ नई हैं, पहले आपने नहीं पढ़ रखा होगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया और इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो इसमें लिखते हैं पहले कुछ बातें, फिर समझाता हूँ आपको। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, AS17 इज मैंडेटरी फॉर नॉन SMCs, ब्रैकेट में लिखना, अदर एंटिटीज आर एनकरेज्ड, अदर एंटिटीज आर एनकरेज्ड टू कंप्लाई AS17। इसका मतलब है कि भाई AS17 जो है वो मैंडेटरी है किन के लिए? नॉन SMCs के लिए। तो नॉन SMC मतलब अगर आपको याद हो एक तरह से सिंपल भाषा में लेवल 1, उनके लिए तो मैंडेटरी है नॉन SMCs के लिए। लेकिन जो SMCs हैं छोटे छोटे वाले, मीडियम वाले, लेवल 2 लेवल 3, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उनको एनकरेज करवाया जाता है कि भाई आप भी कर लो, अच्छी बात है, बुराई नहीं है ना। तो ये मतलब है। तो AS17 जो है वो नॉन SMCs के लिए मैंडेटरी है, लेकिन दूसरी एंटिटियों को हम एनकरेज करवाते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट एक हेडिंग है बेसिकली। इसमें हमें पहले कुछ टर्म्स समझनी है, तो वन बाय वन समझेंगे। तो पहला टर्म है बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट, तो इसमें लिखना डैश डाल के, बिजनेस सेगमेंट इज अ डिस्टिंग्विशेबल component of an enterprise that is engaged in providing an individual product, that is engaged in providing an individual product or service full stop. Factors that should be considered in determining whether the product or service, whether the product or service is related or not are के आगे डैश डालना, A nature of product oblique service, B nature of production process, C type of customers, D methods used to distribute the products or service, और E भी लिख लो, nature of regulatory environment, ब्रैकेट में लाइक बैंकिंग,
कॉमा इंश्योरेंस एटसेट्रा, बैंकिंग कॉमा इंश्योरेंस एटसेट्रा। चलो तो देखो जी, पहले एएस का नाम पढ़ो। एएस का नाम क्या है? सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब देखो, मान लो मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि कई बार बिजनेस बहुत बड़ा होता है तो हमारे अलग अलग डिविजन्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स, सुना होगा। तो अब मान लो मेरा कोई एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट है। अब मैं तो अपनी फाइनेंशियल्स बनाऊंगा जिसमें सब कुछ मिला जुला कर दिखाऊंगा, लेकिन एक सेगमेंट मान लो बहुत अच्छा कर रहा है, एक सेगमेंट बहुत बेकार कर रहा है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसी पर बेस्ड है कि भाई कई बार आपको सेगमेंट के बारे में भी अलग से रिपोर्ट देनी चाहिए कि भाई ये सेगमेंट कैसा कर रहा है, वो सेगमेंट कैसा कर रहा है, ये सेगमेंट कैसा कर रहा है। तो पहले तो सेगमेंट को समझाने के लिए, मतलब टोटल 2 तरह के सेगमेंट्स होते हैं। पहला है ये वाला जो हम लिख रहे हैं, बेसिकली नंबर 1 था ये बिजनेस सेगमेंट। अब बिजनेस सेगमेंट का मतलब क्या है? बिजनेस सेगमेंट का मतलब है कि भाई इट इज़ अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट। तो ये कीवर्ड हो गया। डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट का मतलब है कि जिसको आप अलग कर सको। अब डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब ये डिवीजन अलग अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। मान लो मेरा एक डिवीजन है जो सिर्फ बर्गर बेचता है, दूसरे डिवीजन पे हम पाव भाजी बेच रहे हैं, लेट्स से एग्जाम्पल, या कपड़े बेच रहे हैं और डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट कर देते हैं, खाने का आइटम भी नहीं रखते। एक डिवीजन में हम बर्गर बेच रहे हैं, एक डिवीजन में हम जूते बेच रहे हैं। तो इट इज़ अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट दैट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस। अब फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर द प्रोडक्ट और सर्विस इज रिलेटेड और नॉट। मतलब कि अब कैसे पता चलेगा कि ये बिजनेस सेगमेंट अलग है? क्या फैक्टर्स आप देखोगे? जैसे हमने बर्गर और जूते का एग्जाम्पल लिया, तो अब देखो मैं बना देता हूँ ड्राइंग कि मान लो एक सेगमेंट में हम बर्गर्स बेच रहे हैं और एक सेगमेंट में हम जूते बेच रहे हैं। तो अब देखो कैसे पता चलेगा कि ये दोनों अलग अलग बिजनेस सेगमेंट हैं। पहला नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे कि अच्छा ये खाना है, वो जूते हैं। दूसरा प्रोडक्शन प्रोसेस देखेंगे, अच्छा बर्गर ऐसे बन रहा है, जूते ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि कई बार चीज़ें सिमिलर भी हो सकती है, तो फिर हम उनको अलग बिजनेस सेगमेंट नहीं बोलेंगे, है ना। तीसरा टाइप ऑफ कस्टमर, बर्गर खाने वाले कैसे कस्टमर हैं, जूते पहनने वाले कौन से कस्टमर्स हैं। मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट, बर्गर हम अलग अलग शहरों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस है, जूते हम अलग अलग शहरों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस है। या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, मतलब जैसे सुविधाएं होती हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़ होते हैं कि भाई बैंकिंग सुविधा, इंश्योरेंस सुविधा। अब बर्गर वाले डिवीज़न का बैंक खाता ICICI बैंक में है, शूज़ वाले डिवीज़न का मान लेते हैं HDFC बैंक में है। तो इन सब बातों को देख के हम काफ़ी हद तक ये श्योर हो जाएंगे कि भाई दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो हम इसको एक को नाम दे सकते हैं बिजनेस सेगमेंट। अगर मान लो दोनों में सिमिलैरिटी बहुत होती, दोनों में ये चीज़ें अलग अलग नहीं होती, मान लो इनका प्रोडक्ट भी लगभग सेम होता, लेट्स से नेचर ऑफ प्रोडक्ट अलग ना होता, प्रोडक्शन प्रोसेस भी सेम होता कि भाई दोनों एक जैसे ही काम कर रहे हैं, इस पर एक क्वेश्चन आएगा भी आगे करवाऊंगा। दोनों के कस्टमर भी लगभग सेम होते, दोनों का डिस्ट्रीब्यूट करने का भी तरीका सेम होता। मान लो जूते की जगह मैं बोल देता हूँ, लेट्स से कि हम हॉट डॉग बेच रहे हैं, बर्गर और हॉट डॉग। तो अब इसको अलग अलग मानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनमें प्रोडक्ट भी लगभग सेम है, कस्टमर भी लगभग सेम है, प्रोडक्शन का तरीका भी लगभग सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका भी लगभग सेम है। मान लेते हैं दोनों का खाता भी सेम बैंक में है, तो फिर हम इन दोनों को अलग अलग बिजनेस सेगमेंट नहीं कहेंगे, फिर हम कहेंगे कि ये एक ही बिजनेस सेगमेंट है। तो पहले समझना ये ज़रूरी है कि बिजनेस सेगमेंट क्या होता है, व्हाट इज सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट, जिसको अलग कर सकते हो आप कि भाई ये तुम बाकियों से अलग हो या उनसे अलग हो, तो जो चीज़ अलग होगी उसको हम बिजनेस सेगमेंट बोल सकते हैं। समझ आ गया बिजनेस सेगमेंट का मतलब? नहीं, पांचों नहीं है, तो कुछ फैक्टर्स हैं और एटसेट्रा भी हो सकते हैं। मतलब मैं लिख देता हूँ कि एटसेट्रा भी हो सकते हैं। तो ये डेफिनेशन जो दे रखी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसकी एक्चुअल परिभाषा के अंदर तो ये इंक्लूड करके दे रखी है कि भाई ये कुछ उदाहरण है कि इन चीज़ों को देखना है। एक्चुअल में तो ये CA को अपने प्रूडेंस से डिसाइड करना होता है कि ये सेगमेंट है कि नहीं है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो AS तो आपको पढ़ा रहा है कि भाई ये चीज़ें देख लेना, अगर लगे कि सेगमेंट है तो है, नहीं लगे तो नहीं है, है ना।
तो आपको ये 5 सिर्फ दे रखे हैं एग्जाम्पल, आप और भी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये होता है बिजनेस सेगमेंट। अच्छा, दूसरे सेगमेंट्स को हम बोलते हैं, नंबर 2 लिख लेते हैं नाम, उन्हें बोलते हैं जियोग्राफिकल सेगमेंट्स। जियोग्राफिकल सेगमेंट्स। तो इस एएस के हिसाब से सिर्फ 2 ही तरह के सेगमेंट्स होते हैं, या 2 तरह के सेगमेंट्स को कवर किया जाता है। एक को बोलते हैं बिजनेस सेगमेंट और एक को बोलते हैं जियोग्राफिकल सेगमेंट। तो जियोग्राफिकल सेगमेंट लिख लो क्या है, डैश डाल के, इज अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब ऊपर वाली सेम स्टोरी लिखनी है, दैट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज within a particular economic environment, within a particular economic environment, full stop. Factors that should be considered in identifying geographical segments include, डैश डाल लेना, इसमें भी कुछ उदाहरण हैं। ए, सिमिलैरिटी ऑफ economic and political conditions, B, proximity of operations, C, special risks associated with operations in particular area, और D, underlying currency risk, एटसेट्रा। मतलब और भी बातें हो सकती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो ये आप लिख लो पहले। तो देखो ज्योग्राफिकल सेगमेंट में क्या लिखा है, ऊपर की अंग्रेजी तो सेम ही हो गई कि भाई डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट, कीवर्ड वही है कि कुछ अलग। अब इसमें क्या एक उदाहरण दिए हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट में कि भाई सिमिलैरिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन। अब मान लो इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन अलग है, तो है ना, तो आप पॉलिटिकल कंडीशंस को देख सकते हो कि भाई वहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो ये अलग होगा। इकोनॉमिक कंडीशंस को देख सकते हो कि भाई कोई यूएस में काम कर रहा है, कोई अफ्रीका में काम कर रहा है, इकोनॉमिक कंडीशंस देख सकते हो। प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशंस, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, कि भाई यहाँ पर ये कितना कैसा काम कर रहे हैं, वहाँ पर वो कैसा काम कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिमिलर है तो हो सकता है आपको लगे कि ये तो कहीं हो सकता है सेम जगह में काम कर रहे हैं, अलग अलग है तो हो सकता है आप मानो कि अलग अलग है। तो ये आपको डिसाइड करना है। तो एएस आपको कुछ फैक्टर्स बताता है। स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड विद ऑपरेशन इन पर्टिकुलर एरिया। अब आप अफगानिस्तान में काम कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ अलग तरह का रिस्क हो सकता है, आप चाइना में काम कर रहे हो तो वहाँ कुछ अलग तरह का रिस्क हो सकता है। तो हर जगह का अपना एक रिस्क एसोसिएट हो सकता है, उसको देखो कि भाई वहाँ अलग रिस्क है, यहाँ अलग रिस्क है। अब जैसे इसमें बहुत से एग्जांपल्स होते हैं ना, मैकडोनल्ड इंडिया के अंदर वो बीफ बर्गर नहीं बेच रहा, अब उसको पता है कि यहाँ पर रिस्क है, यूएस में वो बेच रहा है, उनका हाईएस्ट प्रोडक्ट है वो, क्योंकि वहाँ पर रिस्क कुछ और है। अंडरलाइंग करेंसी रिस्क, अब करेंसी रिस्क आप पहचान सकते हो कि यार इस देश में करेंसी फ्लक्चुएशन ज़्यादा है
यूरो में करूँगा तो अलग होगा, डॉलर में करूँगा तो अलग अलग होगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि ये जोग्राफिकल सेगमेंट हो सकते हैं, कि ये सेगमेंट अलग जोग्राफिकल सेगमेंट है, वो सेगमेंट अलग जोग्राफिकल सेगमेंट है। और भी पॉइंट्स आप देख सकते हो। सेगमेंट, हाँ, जिसका सेगमेंट होगा। हाँ, तो मान लो मेरे इसका सिंपल मतलब ये है कि मान लो मेरे 2 सेगमेंट्स हैं, एक इंडिया में एक यूएस में। अब मैं तो मेन हेड ऑफिस हूँ या तो मैं मेन बिजनेस है, तो अगर ये आइडेंटिफाई हो गया कि मेरा इंडिया का सेगमेंट अलग है, यूएस का सेगमेंट अलग है, तो मुझे फिर सेगमेंट रिपोर्टिंग ये कहता है कि इसकी फिर अलग रिपोर्टिंग बनाओ, उसकी अलग रिपोर्टिंग। और अगर मान लो ये प्रूफ नहीं हो, मुझे लगे तो एक ही सेगमेंट है बस, तो फिर अलग अलग नहीं बनाएंगे, ये मतलब है। तो सेगमेंट्स को ना 2 तरह से डिवाइड करा गया है AS 17 के मुताबिक। एक को नाम दिया गया है बिजनेस सेगमेंट, एक को नाम दिया गया है जोग्राफिकल सेगमेंट। तो बिजनेस सेगमेंट का मतलब तो हो गया कि भाई आप बर्गर और जूते बेच रहे हो, तो हो सकता है दोनों सेम शहर में ही बेचो, वो तो जोग्राफिकल नहीं होगा फिर। और जोग्राफिकल सेगमेंट का मतलब है कि दोनों जगह बर्गर बेच रहे हो, मैकडोनल्ड दोनों जगह बर्गर बेच रही है, लेकिन एक इंडिया में बेच रही है, एक यूएस में बेच रही है। वो हाँ, फिर वो तो आप सीए अपना दिमाग लगाओगे ना, आप कह देना कि मुझे नहीं लग रहा कि ये अलग सेगमेंट है, मुझे तो एक सेगमेंट लग रहा है, अपना साइन मार देना, जो उखाड़ना उखाड़ लो, या तो सीए ने साइन कर दिया बस, फिर और क्या है ना। ये तो आपका डिसीजन, ये तो सीए को सोचना है कि सेगमेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा। हालांकि अभी आगे ना क्वांटिफाइबल रूल्स आएंगे, तब आप खुद समझ जाओगे। अभी इसकी कुछ लिमिट्स आती हैं कि कब हम रिपोर्टेबल सेगमेंट बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे। तो अभी तक तो ये तो थियोरिटिकल पॉइंट है, लेकिन 2 तरह के सेगमेंट क्लियर हो गए। एक को बोलते हैं बिजनेस सेगमेंट और दूसरे को हम बोलते हैं जोग्राफिकल सेगमेंट। फिर इसके नीचे लिखना है नेक्स्ट एरो डाल के। अब AS 17 का मतलब मेन मुद्दा क्या है वो लिखवाता हूँ आपको कि भाई AS 17 क्या कहता है। ए रिपोर्टेबल सेगमेंट इज a business segment or geographical segment identified on the basis of definitions as per AS 17। तो ये लाइन आप समझना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, एज पर AS 17। तो अब देखो, बेसिकली AS 17 ये कहता है कि हमें एक रिपोर्टेबल सेगमेंट पहचानना है। वो बिजनेस सेगमेंट भी हो सकता है या जोग्राफिकल सेगमेंट भी हो सकता है, लेकिन उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशंस ऑफ AS 17, जो हम अभी नीचे लिखेंगे। तो अब आपको जब मैं कुछ क्वांटिफाइबल लिमिट्स लिखवाऊंगा, तब हमें पता चलेगा कि किस सेगमेंट को रिपोर्टेबल बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। तो वो हम लिखते हैं 1 बाय 1। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, इसमें टर्म्स हैं कुछ। पहला है सेगमेंट रेवेन्यू। सेगमेंट रेवेन्यू तो इसमें आप डैश डाल के लिख लो, द प्रपोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू directly attributable to a segment, directly attributable to a segment. Second point, it does not include को आप हाईलाइट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ए extraordinary items
बी इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, और सी गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो सेगमेंट रेवेन्यू का क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल है। सेगमेंट रेवेन्यू का मतलब है कि भाई एंटरप्राइज का मतलब होता है पूरा बिजनेस। तो एंटरप्राइज के पूरे रेवेन्यू में जो हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकें एक सेगमेंट को, क्योंकि मान लो मेरा पूरा बिजनेस था और मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि बर्गर बेचकर मेरे को 1 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, तो ये बिजनेस का मतलब बर्गर वाले बिजनेस का रेवेन्यू है 1 करोड़। तो ये लिखा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ सेगमेंट। लेकिन सेगमेंट रेवेन्यू में हम 3 चीज़ें नहीं लेते जनरली। कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं लेना, कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम नहीं लेनी, और कोई भी इन्वेस्टमेंट को बेचकर या एसेट को बेचकर जो मतलब आपका मुनाफा हो रहा है वो नहीं लेना, क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ें आपकी नहीं है। तो मतलब यहाँ पे पॉइंट ये कि डे टू डे नेचर का जो रेवेन्यू है रेगुलर बेसिस वाला वो लेना है, इररेगुलर वाली बातों को नहीं लेना है। इसी तरह सेकंड पॉइंट, सेगमेंट एक्सपेंस, सेगमेंट एक्सपेंस। तो सेगमेंट एक्सपेंस भी वही बिल्कुल सेम कहानी लिख लो, पहला एरो कि एक्सपेंस resulting from the operating activities of a segment, expense resulting from the operating activities of a segment. Second point, portion of enterprise expense that can be allocated on reasonable basis to the segment। और तीसरा पॉइंट, it does not include, ये इम्पोर्टेंट है, इट डज नॉट इंक्लूड मतलब सेगमेंट के खर्चों में क्या नहीं लेना, बताओ क्या नहीं लेना? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वो नहीं लेने, और क्या नहीं लेना? इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो आपने इंटरेस्ट पे करा लिख लो ब्रैकेट में, दैट इज इंटरेस्ट पे, वो नहीं लेना। डिविडेंड पे हो नहीं सकता क्योंकि सेगमेंट अकेला तो डिविडेंड क्या ही पे करेगा। और तीसरा क्या नहीं लेना? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेने। और क्या नहीं लेना इसमें? एक और डी, इनकम टैक्स एक्सपेंस नहीं लेना, वो तो भैया मालिक पे करेगा। तो सेगमेंट के खर्चे में इनकम टैक्स का खर्चा नहीं जोड़ेंगे कि मालिक मतलब एंटरप्राइज, वो तो कंपनी का इनकम टैक्स निकलेगा ना मेन वाला। ये तो नहीं ओ बर्गर तेरा इनकम टैक्स इतना है, जूते तेरा इनकम टैक्स इतना है, ऐसे तो नहीं होगा, वो तो पूरे ग्रुप का निकलेगा। तो इनकम टैक्स कभी भी एक सेगमेंट का खर्चा नहीं होगा। तब भी कंपनी तो इनकम टैक्स एक साथ निकालते ना। तुम पढ़ रहे हो इनकम टैक्स ये इंटर में कि नहीं पढ़ रहे हैं क्लब या बिल्कुल हवा कर रखा है ना? तो उसमें तो आप पढ़ते ही हो पीजीबीपी में कि भाई बिजनेस है पूरा, तो बिजनेस की इनकम तो पीजीबीपी और सब जोड़ के निकलेगी। ये थोड़ी ना जूते का अलग, बर्गर का इनकम टैक्स अलग निकल रहा है और उसका अलग निकल रहा है। इसीलिए भी तो इनकम टैक्स एक्सपेंस नहीं लेना सेगमेंट में, है ना? और ये मतलब कुछ चीज़ें जो सेगमेंट के खर्चे की नहीं होंगी। मतलब सिंपल है, लॉजिकल पॉइंट है। सेगमेंट का रेवेन्यू मतलब रोज़मर्रा की डे टू डे एक्टिविटी वाला रेवेन्यू, ये बस ऐसे याद रखो। और सेगमेंट का एक्सपेंस मतलब डे टू डे एक्टिविटी वाला खर्चा।
ये भी एबनॉर्मल चीज़ है ना, क्योंकि भाई हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, मुनाफा हो लॉस हो गया, तो ये डे टू डे एक्टिविटी नहीं है। तीसरा टर्म है सेगमेंट रिजल्ट। सेगमेंट रिजल्ट, तो सेगमेंट रिजल्ट किसे बोलेंगे? रिजल्ट का मतलब होता है मुनाफा। तो बताओ उत्कर्ष, क्या फॉर्मूला बन गया सेगमेंट रिजल्ट का? हाँ, नंबर 1 मतलब सेगमेंट रेवेन्यू माइनस नंबर 2 सेगमेंट एक्सपेंस। बस, तो ये तो आपका एक लाइन में ही ख़त्म हो गया। तो सेगमेंट रिजल्ट का मतलब है सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंस, इसे हम बोलेंगे सेगमेंट रिजल्ट। चौथी टर्म हमें सीखनी है सेगमेंट एसेट्स। तो अब ये तो खैर क्या ही सिखाऊं, तो इसमें तो बस आप एक लाइन लिख लेना, मतलब क्या लिखोगे कि टिक लगा लो कि मतलब वो तो आपको पता ही है अब एसेट की क्या क्या लिखवाना, लेकिन हाँ जो चीज़ लिखवाने की वो लिखवा दो कि इट डज नॉट इंक्लूड। तो इसमें सेगमेंट एसेट्स तो मतलब वही जो सेगमेंट अपने एसेट यूज़ कर रहा है, तो वो तो सेम डेफिनेशन है एसेट की, लेकिन क्या इंक्लूड नहीं करना है वो इम्पॉर्टेंट है कि सेगमेंट एसेट में आपको क्या नहीं लेना। तो एक चीज़ नहीं लेनी, आपने सुना होगा, नाम होता है डेफर्ड टैक्स एसेट, ये सुना होगा ना, तो वो नहीं लेना, मतलब हम इसको ऐसे बोलते हैं इनकम टैक्स एसेट, ये नहीं लेना बस। बाकी बी लिख लो, जेनरिक पॉइंट है, ये होते नहीं है कि भाई एसेट यूज्ड फॉर जनरल पर्पस ऑफ हेड ऑफिस। अब मान लो कोई एसेट हेड ऑफिस यूज़ कर रहा है अपने पर्पस के लिए, तो फिर बर्गर कहेगा ये मेरा क्या एसेट है, तो वो नहीं लेना। तो बर्गर के एसेट में सिर्फ बर्गर के एसेट्स लेने, बर्गर वाले सेगमेंट के एसेट्स लेने बस, हाँ उसमें डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं लेना, ये सिंपल बात है। और इसी तरह नंबर 5 सेगमेंट लायबिलिटी। तो 5 टर्म्स हमें सिखाई जाती हैं। सेगमेंट लायबिलिटीज़, तो अब लायबिलिटी भी क्या सिखाएं आपको, वो तो टिक लगाई लो, है ना। बाकी इट डज़ नॉट इंक्लूड लिख लो कि भाई लायबिलिटी में क्या नहीं लेना। इट डज़ नॉट इंक्लूड, तो क्या नहीं लेना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यानी कि वही इनकम टैक्स लायबिलिटीज़। किसी भी प्रकार की अगर इनकम टैक्स लायबिलिटीज़ हैं वो नहीं लेनी, क्योंकि वो मालिक की है ना। और बी भी वैसे ही, बोरोइंग्स फॉर जनरल पर्पस ऑफ हेड ऑफिस। मान लो हेड ऑफिस की कोई बोरोइंग्स हैं, कोई लायबिलिटी है, तो वो सब हम नहीं लेंगे। बर्गर कहेगा ये मेरी लायबिलिटी नहीं है, वो तो हेड ऑफिस की कॉमन लायबिलिटी। तो मतलब इन 5 बातों को, ब्रांच, हाँ वो नहीं लेंगे। तो हेड ऑफिस के पास जो अपना एसेट है, हेड ऑफिस की जो अपनी लायबिलिटी है, वो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को हम अलॉट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो पर्टिकुलर सेगमेंट की अपनी एसेट है वो उसका अपना एसेट है, जो उसकी अपनी लायबिलिटी है वो उसकी अपनी लायबिलिटी है। तो पहले आप 5 टर्म बिल्कुल माइंड में इनको ऐसे गोले की तरह बनाओ, क्योंकि आगे फिर इन्हीं से लिमिट्स सीखने को मिलेगा। सेगमेंट रेवेन्यू है ना, सेगमेंट एक्सपेंस, इनको माइनस करके आपका प्रॉफिट आ गया, जिसको बोलते हैं सेगमेंट रिजल्ट। तो अल्टीमेटली रेवेन्यू और एक्सपेंस तो चले गए, बच गया रिजल्ट। तीसरा हो गया एसेट, और चौथा हो मतलब लेक्स हो गया लायबिलिटी। तो मतलब आपको 3 चीज़ें मेनली पता होनी चाहिए, सेगमेंट का प्रॉफिट, सेगमेंट के एसेट और सेगमेंट की लायबिलिटी। अब इनका क्या यूज़ है ना, तो वो हम लिखते हैं नीचे। अब एक नेक्स्ट एरो डाल के कि टर्म्स सीख तो ली हमने, अब इनका हमारा यूज़ क्या है। तो इसमें आप लिखना रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ब्रैकेट में क्वांटिटेटिव
लिमिट्स। अब कौन से सेगमेंट को हम रिपोर्टेबल सेगमेंट कहेंगे, ये लिखना है AS 17 के जो रूल्स हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव लिमिट्स। तो वो लिखो इसमें, ए बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट, ए बिजनेस सेगमेंट और geographical segment should be identified as a reportable segment, as a reportable segment if डैश डाल के लिखना है। ए पहली कंडीशन है, its revenue from sales to external customers and internal transfers, ये एक तरफ लिख लेना, greater equal to 10% of total revenue of all segments। ये है पहली कंडीशन किसी भी सेगमेंट के रिपोर्टेबल बनने की। तो अब इसको थोड़ा पहले मतलब मेंटली सोच लेते हैं, फिर क्वेश्चन में भी करेंगे। तो मान लो जो बर्गर वाला सेगमेंट है, उसका जो रेवेन्यू हो रहा है, मतलब उसकी जो सेल हो रही है, और सेल भी बड़े ध्यान से देखना, सेल के अंदर दोनों सेल्स लेते हैं। अब उसने भाई बर्गर किसको बेचा होगा, कस्टमरों को, और कुछ बर्गर उसने जूते सेगमेंट को भी बेचे। भाई जूते वाले ने कहा भूख लग रही है, बर्गर कह रहा है हाँ तेरे को भी बेच देता हूँ मैं। भाई वो तो आपस में भी बेच सकते हैं, आपने डिपार्टमेंट में भी पढ़ा था, A B को बेचता है, B C को बेचता है, तो वो भी सेल है तो सेल ही ना। तो मतलब बर्गर कहेगा मैंने जो भी सेल करी है मैं सारी बताऊंगा। तो अगर बर्गर की जो सारी सेल है वो एंटरप्राइज की टोटल सेल के 10% या उससे ज़्यादा को अगर क्रॉस कर रही है, तो भाई इसका मतलब तुम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो तुम रिपोर्टेबल सेगमेंट हो। तो ये कंडीशन बना दी। इसी तरह दूसरी कंडीशन, अच्छा ये सारी कंडीशनें और में चल रही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सबको होना सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, कोई एक भी हो गई तब भी वो रिपोर्टेबल होगा। तो दूसरी कंडीशन है इट्स रिजल्ट। तो रिजल्ट का मतलब तो आप समझ ही गए, मतलब प्रॉफिट या लॉस लिख लो फिर भी ब्रैकेट में। इट्स रिजल्ट का मतलब है प्रॉफिट और लॉस। तो अगर उसका रिजल्ट ग्रेटर इक्वल टू 10% ऑफ combined result of all segments in profit or all segments in loss, और इसमें थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट बना के लिख लेना, whichever is greater in absolute amount, और हाईलाइट कर लेना प्रॉफिट को और लॉस को। ठीक है, तो ये लिखना। तो इसका मतलब देखो क्या है कि हो सकता है हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स हो, अब कुछ में प्रॉफिट हो रहा होगा, शायद कुछ में लॉस हो रहा होगा। तो हमें क्या करना है, पहले जितने प्रॉफिट्स वाले सेगमेंट्स हैं उन सब का प्रॉफिट जोड़ना है, फिर जितने लॉस वाले अगर सेगमेंट्स हैं उन सब का लॉस जोड़ना है। तो उधर की अंग्रेजी ध्यान से पढ़ना कि कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट्स ऑफ प्रॉफिट या ऑल सेगमेंट इन लॉस विच एवर इज हायर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, वो कंसिडर करेंगे हम। तो अगर हमारे बहुत सारे सेगमेंट प्रॉफिट्स में हैं तो उनको जोड़ा, बहुत सारे सेगमेंट लॉसेस में हैं तो उनको जोड़ा, उन दोनों में से जो हायर होगा वो मानेंगे,
अब अगर उसके 10% से ज़्यादा हमारे सेगमेंट का रिजल्ट है तो फिर मतलब वही आप रिपोर्टेबल हो। जैसे ऊपर था, तो जैसे ऊपर रेवेन्यू को लेकर था कि भाई एक बर्गर का रेवेन्यू अगर सबके टोटल रेवेन्यू के 10% या उससे ज़्यादा हो गया तो आप रिपोर्टेबल हो जाओगे। इसी तरह अगर बर्गर का प्रॉफिट या लॉस, जो भी बर्गर का रिजल्ट 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट से ज़्यादा या बराबर हो गया तो फिर वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। तो ये मेंटली ऐसे सोचना थोड़ा मुश्किल लगेगा, जब क्वेश्चन में करेंगे तो हम समझ जाएंगे। हाँ, तो फिर तो बराबर होगा तो दोनों तो ले ही सकते हैं। इसी तरह सी, तीसरी कंडीशन, इट्स एसेट्स यानी कि सेगमेंट एसेट्स जो हैं ग्रेटर इक्वल टू 10% ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स। तो ये तो सिंपल कंडीशन हो गई एसेट्स को लेकर। तो ये तो हो गई 3 क्लासिक कंडीशंस। अब इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस है, वो एरो डाल के लिखनी है, लेकिन मेन कंडीशंस कितनी है आपकी 3। लेकिन कुछ और भी कंडीशंस हैं तो वो लिखना है। इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू attributable to reportable segments constitutes less than 75% of the total enterprise revenue comma additional segments should be identified as reportable segments, should be identified as reportable segments। तो ये एक एडिशनल कंडीशन बनाई है। ये क्या है, इसको ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये मेरी पूरी एंटरप्राइज है, अब मेरे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। इन बहुत सारे सेगमेंटों में से जब मैंने ऊपर की कंडीशनें चेक करी, किसी का रिजल्ट चेक करा, किसी का एसेट चेक करा, किसी का रेवेन्यू चेक करा, तो इन सेगमेंटों में से मेरे कुछ ऐसे होंगे जिनको मैं कहूँगा रिपोर्टिंग सेगमेंट, है ना। मान लेते हैं उनको मैं आर नाम दे देता हूँ कि ये सेगमेंट कौन से सेगमेंट्स हैं, रिपोर्टिंग सेगमेंट। रिपोर्टिंग सेगमेंट समझ गए आप किसको बोलते हैं, जो ऊपर 3 कंडीशनों में से कोई भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब लेकिन मज़ेदार बात देखो कि क्या हुई कि मेरी जो भी टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू है, एक्सटर्नल रेवेन्यू मतलब आपस में एक दूसरे को बेच के जो कमाए वो वाला नहीं, बाहर कस्टमरों को, तो पूरे एंटरप्राइज का मान लो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू है 100 रुपये। ऐसी सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। जिनमें जब मैंने रिपोर्टिंग सेगमेंटों का चेक करा कि भाई चलो सारे रिपोर्टिंग वालों का चेक करता हूँ कि इनका कितना है, तो जब मैंने सारे रिपोर्टिंग वालों का चेक करा कि 100 में से इनका कितना है, तो मान लो इनका है सबका मिला के 70। अब ऊपर की इंग्लिश को ध्यान से पढ़ना। इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स लेस देन 75% ऑफ द टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू, तो अब ये माना जाएगा कि जो एडिशनल सेगमेंट से बच गए ना, ये वाले जिनको मैं लाल कलर कर रहा हूँ या मतलब लाल एरो में निकाल रहा हूँ, तो इन्हें भी अब क्या माना जाएगा, पढ़ो आगे अंग्रेजी की, द एडिशनल सेगमेंट्स शुड बी आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो इनको भी रिपोर्टेबल मान लेंगे क्योंकि इसका मतलब बचे हुए 30% की सेल ये डिनोट कर रहे हैं।
तो इसका मतलब ये भी कम नहीं है, ये भी छोटे नहीं है, इसका मतलब ये कितनी सेल डिनोट कर रहे हैं, 30% की। तो इनको छोटा समझना गलत होगा, तो इनको भी रिपोर्टेबल माना जाएगा। तो ये कंडीशन ऐसे काम कर रही है, समझ गए बात। तो ये लिखा है इसमें, तो ये भी बेसिकली रिपोर्टिंग बन जाएंगे, इवन दो इनकी चाहे 10% वाली वो थ्रेशोल्ड ना मैच कर रही हो तब भी। तो ये कंडीशन, एडिशनल कंडीशन इस तरह से काम करती है। बेकार कर दिया, तो इसीलिए तो एएस के अंदर पहले हम ऊपर वाली चेक करते हैं, उससे पता लग जाता है कि ये सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं, और फिर पता करते हैं कि भाई हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो रिपोर्टेबल से अगर 75% से कम रह गया तो बाकी भी फिर रिपोर्टेबल बना देंगे। और अगर मान लो रिपोर्टेबल वालों का 70 की बजाय होता 80, तो फिर हम बाकियों को छोटा समझते, हम बाकियों को फिर रिपोर्टेबल नहीं मानते, है ना। तो ये बात मतलब ऐसे चलेगी। नेक्स्ट एरो डाल के फिर इसके नीचे इस सेगमेंट identified as a reportable segment, is segment identified as a reportable segment in the immediately preceding period because it satisfied the relevant 10% threshold should continue to be reportable segment for the current period notwithstanding that its revenue, result and assets are no longer meet the 10% limits. No longer meet the 10% limits. तो अब इस लाइन का क्या मतलब है जी? हाँ, all assets, its revenue, result and assets are no longer meet the 10% limits. बस पढ़ लेता हूँ दोबारा सेंटेंस। It satisfied the relevant 10% threshold should continue to be reportable segment for the current period notwithstanding that its revenue, result and assets are no longer meet the 10% limit. तो अब देखो ये क्या कह रहा है। मान लो आप प्रीवियस ईयर में एक रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गए। अब जब कंपनी के फाइनेंशियल्स बनते हैं तो कंपैरेबिलिटी के लिए करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों की कहानियाँ दिखाई जाती हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर में रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गए ना, तो अब तो करंट ईयर में चाहे लिमिट्स हो ना हो, कुछ नहीं, चाहे 0 रुपये का रेवेन्यू, वो कह रहा है कोई एसेट की लिमिट नहीं, कोई रेवेन्यू की लिमिट नहीं, ये सब नहीं भी अगर है, तब भी आपको इस साल बाय डिफ़ॉल्ट रिपोर्टेबल सेगमेंट माना ही जाएगा, ताकि कंपेरेबिलिटी करी जा सके। ये कहना चाह रहा है कि मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर में रिपोर्टेबल थे तो करंट ईयर में तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट रिपोर्टेबल माना ही जाएगा। समझ गए? चाहे आपकी इस साल लिमिट्स ना भी हो रही हो, अगले साल भले ही आप हट जाओ, लेकिन कंपेयर करने के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर में रिपोर्टेबल थे तो करंट ईयर में आपको रिपोर्टेबल रखा जाएगा, क्योंकि हमें कंपेरेबिलिटी बनानी होती है। नहीं तो फिर हम हटा सकते हैं,
लेकिन एक बार बनने के बाद तुरंत अगले साल नहीं हटाएंगे, ये है। तो मान लो वो प्रीवियस ईयर में बना और हम सोचे चल अब अगले में हटा देते हैं, तो नहीं चेक करेंगे। अब उसके अगले में नहीं होगा तो डेफिनेटली हटा सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली भी अगले में नहीं हटाएंगे। और इसका वाइस वर्सा भी चलता है, मतलब जैसे मान लो अब वो करंट ईयर में रिपोर्टेबल सेगमेंट बना, तो अब कंपेरेबिलिटी शो करने के लिए उसकी प्रीवियस ईयर की फिगर्स जो हमारे पास चाहे कम वाली भी होंगी, तब तक उसने लिमिट्स तय नहीं कर रखी होंगी, पर फिर भी हम वो शो कर देते हैं कंपेयर करने के लिए। तो इसका वाइस वर्सा भी चलता है। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आप रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गए हो ना, तो कंपेरेबिलिटी को ध्यान में रखने के लिए आपको मतलब इमीडिएटली पीछे या इमीडिएटली आगे भी रिपोर्टेबल रखा जाता है ताकि कंपेयर कर सके, ये मतलब है। चलो ठीक है, तो ये मतलब हो गई आपकी कंडीशंस। तो इसको एक बार ब्रीफ अप कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो सबसे पहले तो हमने क्या सीखा, देखो पूरे को और कंसाइज कर देता हूँ कि अभी तक आपने सिर्फ क्या पढ़ा है इसमें। पहले तो ये पढ़ा कि दो तरह के सेगमेंट हो सकते हैं, एक को बोलेंगे बिजनेस सेगमेंट, एक को बोलेंगे जोग्राफिकल सेगमेंट। अब वो चाहे जैसे भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि क्या वो रिपोर्टेबल है या वो रिपोर्टेबल नहीं है। अब रिपोर्टेबल है या नहीं है पता चलने के लिए पहले तो 5 डेफिनेशन सिखाई, वो तो समझ ही गए, लेकिन रिपोर्टेबल है या नहीं है देखने के लिए आप क्या देखोगे, उसका रेवेन्यू, मतलब शॉर्ट में ही कर लेते हो कि उसका रेवेन्यू टोटल के 10% से ज़्यादा हो, उसके रिजल्ट टोटल के 10% या उससे ज़्यादा हो, या उसके एसेट्स टोटल के 10% या उससे ज़्यादा हो। तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। और फिर एक एडिशनल कंडीशन चिपका दी ये वाली कि भाई अगर टोटल रेवेन्यू एक्सटर्नल वाला रिपोर्टेबल्स को 75% भी एलोकेट नहीं हो पा रहा, तो फिर हम बाकियों को भी रिपोर्टेबल, एडिशनल को भी रिपोर्टेबल मान लेंगे। और बाकी ये तो एक छोटा सा पॉइंट है कि आप जब रिपोर्टेबल बनते हो मान लो प्रीसीडिंग ईयर में, तो फिर आपको करंट ईयर में भी कंटिन्यू करा जाएगा एज रिपोर्टेबल, चाहे आपकी लिमिट्स विमिट्स ना भी हो रही होंगी, लेकिन कंपैरेबिलिटी को ध्यान में रखने के लिए ये हम कर देते हैं। चलो अब इसके बाद कुछ और बातें लिख लेते हैं छोटी सी। नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स। तो हालांकि ये हम क्वेश्चन में ज़्यादा कवर करेंगे, लेकिन फिर भी एक इसका बेसिक आप लिख लो हेडिंग डाल के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स। तो देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स का मतलब ये है कि अगर मेरे सेगमेंट्स जो हैं उसमें बिजनेस सेगमेंट्स को मैं प्राइमरी समझूंगा, तो उस केस में मैं अपने ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स को क्या समझूंगा, सेकेंडरी। और उनकी रिपोर्टिंग जो होगी वो सेकेंडरी फॉर्मेट पे चलेगी। ये मतलब है, अभी हम इसको क्वेश्चन में कवर भी करवाएंगे। तो अगर मेरे बिजनेस सेगमेंट्स को मैं प्राइमरी फॉर्मेट में रिपोर्ट करूंगा, देखो हेडिंग का नाम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट। भाई अभी तो आप ये पढ़ रहे हो कि ये रिपोर्टिंग सेगमेंट है, अब उस सेगमेंट का रिपोर्ट क्या करोगे, भाई रिपोर्टिंग सेगमेंट की क्या बात बताओगे कि इसने 10 रुपए की स्टेशनरी खरीदी, ये बताओगे, क्या बताओगे? तो इनका फॉर्मेट होता है। तो अगर वो प्राइमरी फॉर्मेट होगा तो फिर वो अलग फॉर्मेट होगा। प्राइमरी फॉर्मेट में आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, और सेकेंडरी फॉर्मेट होगा तो उसमें मतलब 2-4 छुटमुंजी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो या तो किसी एंटरप्राइज में ऐसा हो सकता है कि उसका बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी फॉर्मेट में हो और ज्योग्राफिकल सेगमेंट सेकेंडरी फॉर्मेट में हो, या और दूसरा भी लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन 2 ही हो सकते हैं। या किसी बिजनेस का, पहले ज्योग्राफिकल लिख लेते हैं, ज्योग्राफिकल सेगमेंट प्राइमरी फॉर्मेट में हो और बिजनेस सेगमेंट
सेकेंडरी फॉर्मेट में हो। तो मतलब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदल सकता है या हर एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज बदल सकता है। तो पहले ही बात समझ आ गई। तो अब हम छोटा सा डेमो बना लेते हैं ताकि मतलब अपनी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई अगर प्राइमरी रिपोर्ट है तो कैसा फॉर्मेट, सेकेंडरी होगा तो कैसा फॉर्मेट, या क्या बातें कवर करेंगे। तो वो हम नीचे लिख लेते हैं। तो पहले हम प्राइमरी फॉर्मेट हेडिंग डाल लेते हैं कि भाई अगर हमारा सेगमेंट एक प्राइमरी फॉर्मेट के तहत रिपोर्टिंग करेगा तो क्या क्या चीज़ें हम बताएंगे। तो प्राइमरी फॉर्मेट में आपको लिखो डैश डाल के कि फॉर ईच सेगमेंट डिस्क्लोज, फॉर ईच सेगमेंट डिस्क्लोज मतलब हर सेगमेंट के लिए आपको क्या डिस्क्लोज करना है। तो डैश डाल के लिखते हैं जी सेगमेंट रेवेन्यू, हर सेगमेंट का रेवेन्यू बताओगे और उसमें भी डैश डाल के एक्सटर्नल कितना है ना, और अदर सेगमेंट्स को कितना। इसके अलावा सेगमेंट रिजल्ट बताओगे। इसके अलावा कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट्स बताओगे। इसके अलावा कैरिंग अमाउंट ऑफ या टोटल अमाउंट लिख लो, टोटल अमाउंट ऑफ सेगमेंट लाइबिलिटीज़ बताओगे। इसके अलावा टोटल एक्सपेंसेस बताओगे और एनी अदर सिग्निफिकेंट आइटम अगर लग रहा है आपको तो वो बताओगे। तो ये सीए के लिए छोड़ दिया पॉइंट कि भाई सीए खुद दिमाग लगाएगा। तो प्राइमरी फॉर्मेट जब होगा ना तो आपको हर सेगमेंट की मतलब सब कुछ बतानी है टेक्निकली। देखो मतलब रेवेन्यू हो गया कवर, खर्चा हो गया कवर, रिजल्ट हो गया कवर, एसेट हो गया कवर, लायबिलिटी। तो वो जो 5 बातें सीखी थी तो टेक्निकली वो 5 बताओगे आप। तो रेवेन्यू बताओगे, एक्सपेंस बताओगे, एसेट बताओगे, लायबिलिटी बताओगे और रिजल्ट बताओगे। तो फिर बचा ही गया, सब कुछ हो गया। तो प्राइमरी फॉर्मेट में तो ये बताओगे। और अगर सेकेंडरी फॉर्मेट होगा कि भाई ठीक है ये तो हमारा सेकेंडरी फॉर्मेट पे चल रहा है सेगमेंट, तो उसमें आप लिख लो कि फॉर ईच सेगमेंट डिस्क्लोज, फिर डैश डाल देना। हर सेगमेंट के लिए आप क्या बताओगे। सेगमेंट रेवेन्यू डैश डाल के बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। दूसरा कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट्स डैश डाल के बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। और तीसरा कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड टू एक्वायर सेगमेंट एसेट्स। तो सेकेंडरी फॉर्मेट में आपको रेवेन्यू बताना है, सेगमेंट एसेट्स बताने हैं,
और अगर उन एसेट्स को इस साल खरीदा तो कितनी कॉस्ट थी वो बताना है। तो इसमें आपको ज़्यादा रिजल्ट या खर्चे या लायबिलिटी बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो मतलब बेसिकली इसका हम एक क्वेश्चन करेंगे जब, तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि हमारे 99% मतलब केसेस के अंदर जो बिजनेस सेगमेंट होते हैं वही प्राइमरी फॉर्मेट पे चलते हैं, ज्योग्राफिकल सेगमेंट का सेकेंडरी फॉर्मेट होता है। लेकिन उल्टा भी हो सकता है वैसे, लेकिन वो मतलब हमारे सवालों में तो नहीं है और वैसे भी नहीं होते। तो जब हम बिजनेस सेगमेंट की प्राइमरी फॉर्मेट में रिपोर्टिंग कर रहे होंगे तो फिर हम ये सारी चीज़ों को ऐसा टेबल बना के दिखाएंगे, और जब सेकेंडरी फॉर्मेट में हम ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स को दिखाएंगे तो उसमें बस रेवेन्यू और एसेट मेनली ये दोनों बातों को दिखाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट को लेकर पॉइंट। और एक लास्ट पॉइंट और बस लिखना है इसका, तो मतलब फिर कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक लास्ट एरो डाल के लिखना, इसका नाम है अदर डिस्क्लोजर्स। कुछ और भी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ सकती हैं अगर आवश्यकता पड़े तो जैसे लिख लो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ब्रैकेट में इफ एनी। दूसरा, प्राइजिंग ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांसफर्स ऑन व्हाट बेसिस। प्राइजिंग ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांसफर ऑन व्हाट बेसिस। तीसरा, एनी चेंज in point 2 above, any change in point 2 above। और चौथा, any other significant information, any other significant information that may have significant impact। तो ये CA के लिए छोड़ दिया पॉइंट दिमाग लगाने के लिए कि भाई एनी अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन दैट मे हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। आपको अगर खुद भी कभी लगे सेगमेंट रिपोर्टिंग करते समय ये बात भी बतानी जरूरी है तो फिर बता देना, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये इसके कॉन्सेप्ट्स थे। तो एक बार इसको मैं बस क्लोज अप कर देता हूँ ब्रीफली कि इस पूरे एएस में कॉन्सेप्चुअल कहानी क्या है, वो दो चीज़ों पे चलेगी। जब हम सवाल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक तो हमें फॉर्मेट बनाना होगा, लेकिन फॉर्मेट भी तब बनाएंगे कि उससे पहले ये पहचानना होगा कि ये सेगमेंट रिपोर्टिंग है कि नहीं, और बस वो पहचानेंगे हम कैसे, इन तीन मेन कंडीशन से। बस पूरा एएस जो है मेनली देखा जाए तो इन पर बेस्ड है। तो हमें इस पूरे एएस में बस ये पहचानना है पहले तो कि क्या ये सेगमेंट रिपोर्टिंग है। अगर है तो हम उसको प्राइमरी फॉर्मेट, बिजनेस फॉर्मेट, मतलब बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी फॉर्मेट देकर ये सारी चीज़ें बताएंगे, और ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स को सेकेंडरी फॉर्मेट देकर थोड़ी सी चीज़ें बताएंगे बस। तो इस तरह से ये एएस चलेगा, ठीक है। तो कहानी क्लियर हो यहाँ तक।